गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी स्टडीज क्लासेस। तो चलिए अन्य दिनों की तरह बिना देर करते हुए आज भी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट अफेयर्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं तथा समझने का भी प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन स्टेटमेंट ए, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। स्टेटमेंट बी, इसमें 5 अस्थायी तथा 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्टेटमेंट सी, अभी हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई। स्टेटमेंट डी, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल स्टेटमेंट सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैं शॉर्टकट के लिए उपर्युक्त में से कोई नहीं की जगह कोई नहीं लिख दी हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट सी। केवल स्टेटमेंट सी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, न कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ओके, अगर स्टेटमेंट बी की बात करें तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। जबकि अस्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होता है, न कि 15। यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या 15 होता है। आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। ओके, अगर स्टेटमेंट डी की बात करें तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, न कि 1 वर्ष का। अभी हाल ही में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया और पाकिस्तान का जो कार्यकाल है वह 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। ओके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उन्हीं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है, इसका कार्य वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष गुप्त मतदान के जरिए, कैसे, तो गुप्त मतदान के जरिए 5 अस्थायी सदस्यों को सदस्यता प्रदान की जाती है। अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो ये अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस,
यूनाइटेड किंगडम, यूके और अमेरिका है। आप लोग याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अस्थायी और अस्थायी सदस्यों में क्या डिफरेंसेस है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो निषेधाधिकार है। जब भी किसी प्रस्ताव को सदस्य देशों हेतु सहमति हेतु समर्थन हेतु लाया जाता है, तो अगर जो अस्थायी सदस्य है उस प्रस्ताव से, उस निर्णय से असहमत है, तो अस्थायी सदस्यों के द्वारा वीटो निषेधाधिकार का प्रयोग किया जाता है। ऐसी दशा में इन 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों में 14 सदस्यों के समर्थन के बावजूद भी वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है। अगर कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से असहमत है तथा उस निर्णय को वह रोकना भी नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में वह देश मतदान के समय अनुपस्थित रहता है। ओके, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किन देशों के साथ मिलकर की गई? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया एंड डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मैं आप लोगों को बता दूं कि बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, इसकी घोषणा सैन डिएगो कैलिफोर्निया में की गई और इसमें भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और ईयू यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब प्रश्न उठता है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस क्यों की गई या फिर यह किससे संबंधित है? जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर बायो फार्मास्यूटिकल उत्पादों की स्थिर और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इन देशों के द्वारा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की गई, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान दवा की आपूर्ति में बहुत ही ज्यादा कमी हुई, जिसके कारण बहुत सारे कोरोना मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस तरह की त्रासदी को, इस तरह की वैश्विक पैंडेमिक ध्यान में रखते हुए इन देशों के द्वारा बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की घोषणा की गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 2 अप्रैल 2015, बी 1 अप्रैल 2016, सी 2 अक्टूबर 2022 एंड डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की घोषणा की गई और जो पहले का इंदिरा आवास योजना था उसी का यह परिवर्तित नाम है। उसी के स्थान पर इस योजना की घोषणा की गई और इसका लक्ष्य था 2022 तक
सबको आवास प्रदान करना। मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और यह केंद्र प्रायोजित योजना है। मैं आप लोगों को केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बारे में भी बताई थी कि केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजना में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज आप लोगों को मैं रिवीजन के लिए बता दूं कि केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी होती है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में चूंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा किस अनुपात में है? तो 60:40 के अनुपात में है। वहीं उत्तर पूर्व के राज्यों, 2 हिमालयी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हेतु इस योजना के तहत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 का है। आप लोगों को इसे निश्चित रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा यह पूछा गया था कि मनरेगा में केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी कितना है, इसलिए आप लोगों को इसे भी ध्यान में रखना है। मैदानी राज्यों हेतु 60:40, वहीं पूर्वोत्तर और 2 हिमालयी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हेतु 90:10। अगर केंद्रीय क्षेत्र की योजना की बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना वैसी योजना को कहा जाता है जिसमें सारा का सारा खर्च का वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, उसमें राज्य का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर ए 119वीं, बी 109वीं, सी 129वीं एंड डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 64.0 स्कोर के साथ 109वें स्थान पर है। वहीं नॉर्डिक देश जिसमें कि फिनलैंड सबसे टॉप पर है। इसका स्थान प्रथम है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी इस क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो, मैं साल भर का करंट अफेयर्स इस तरह से ही करवाऊंगी। अगर आप लोग चाहत रखते हैं, एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में चर्चा में रहने वाला ई क्षमता ऐप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी कानून, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑब्लिक उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ई क्षमता ऐप बिहार में शिक्षा से संबंधित है और किस प्रकार की शिक्षा? तो नर्सिंग शिक्षा। यह भी आपको ध्यान
ध्यान में रखना है। आज का प्रश्न आपके लिए, कोलंबिया प्रोसेस में कौन कौन से देश शामिल है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।